हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जीके ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीके जीएस का टेस्ट लगाएंगे। बहुत ही अच्छा आपका प्रैक्टिस सेट है और आप लोग एग्जाम में देखिएगा कि इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। संभवतः लगभग आपको 80% प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। और इस टेस्ट सीरीज को कम संपूर्ण आप लगाइएगा, ठीक है। पूरे के पूरे प्रैक्टिस सेट आप लगा लेंगे तो जीएस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस जीके में आपको यूपी स्पेशल के भी क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के भी क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। क्लास स्टार्ट की जाए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को सभी लोग एक बार लाइक कर दें, फिर इसके बाद क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य वाला रंग कौन सा है। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्ध्य, यहाँ पर सबसे कम तरंगदैर्ध्य की बात पूछा है। और सबसे कम तरंगदैर्ध्य जो आपकी होती है वो आपके बैंगनी रंग की होती है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, डी आ जाएगा, ठीक है। जिसका जवाब डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, आपके बैंगनी रंग की होती है, ठीक है। आप देखते हैं विबज्योर, तो आपका विबज्योर में रा नीचे होता है, अर्थात ये ज़्यादा विचलित होता है, ये आपका कम होता है। तो इस कारण से सबसे कम कौन, तो आपका वायलेट अर्थात आपका बैंगनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक है। किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक आपकी है यहाँ पर, तो जवाब आपका 17 का हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर बी नंबर चांदी किसकी होती है, चांदी की जो विद्युत चालकता होती है आपकी सबसे अच्छी होती है, सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम जो दिया था किसने, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका सी नंबर आपके न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के नियमों की खोज किया था, ठीक है। अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि लौंग में पाए जाने वाला सारभूत तेल निम्नलिखित में से कौन सा है। मतलब लौंग में जो पाया जाने वाला आपका तेल होता है, ठीक है, तो ये जो तेल होता है इसे बोलते हैं यूजीनॉल, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा यूजीनॉल, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बेंजेलिहाइड, ये जो आपका दिया ना बेंजेलिहाइड, तो बेंजेलिहाइड को कड़वा बादाम का तेल कहा जाता है, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 20 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। इसमें होता है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक है और इसे विरंजक चूर्ण भी कहा जाता है, ठीक है। विरंजक चूर्ण भी जाते हैं। इसका कभी कभी सूत्र भी पूछता है। सूत्र क्या है इसका, तो इसका सूत्र हो जाएगा CaOCl2, ठीक है। ये आपका होता है जो कि एक हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि मानव के बाल एवं नख में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन विद्यमान है। मानव के बाल और नाखून, इनमें जो प्रोटीन होता है वो आपका कौन सा प्रोटीन, जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर आपका बी नंबर किरेटिन, ठीक है। केरेटिन नामक आपका प्रोटीन होता है, ठीक है। कैरोटीन ये कह सकते हैं किरोटिन, ठीक है। तो आपका जवाब यहाँ पर कौन हो जाएगा, बी नंबर किरेटिन, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। शरीर में कौन सा भंडारित नहीं होता है, यहाँ पर जवाब देना है। तो यहाँ पर आपका जवाब देखिए, आपकी बॉडी में क्या होता है, जो आपने विटामिन सुना होगा कौन सा, विटामिन बी और सी, ठीक है। विटामिन बी और सी क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और ये हमारे शरीर में भंडार में नहीं होते हैं। इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। विटामिन सी या आपके शरीर में भंडारित नहीं होता है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मच्छरों के बारे में बताना है कि जो मच्छर होते हैं वो आपके कौन से क्या सही है, ऑप्शन में देखना है आपको। 23 नंबर में कह रहा है आपसे यहाँ पर कि केवल नर रक्त चूसते हैं। क्या सही है या गलत, देखते हैं। केवल नर रक्त चूसते हैं, तो ये तो बात आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपसे दिया गया है यहाँ पर कौन सा, कह रहा है आपसे केवल मादा रक्त चूसती हैं, तो ये बिल्कुल सही है,
ठीक है। केवल मादा रक्त ही क्या करते हैं, जो मच्छर होते हैं मादा मच्छर वही रक्त चूसती हैं, ठीक है, तो ये सही है। अगला है मादा पौधों का रस चूसती हैं, तो आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मादा की अपेक्षा नर के जो डैने बड़े होते हैं, तो ये 4 नंबर, तो 4 नंबर आपका जो कह सकते हैं ये भी आपका कह सकते हैं गलत हो जाएगा, ठीक है। और 5वां है कि नर की अपेक्षा मादा के डैने जो होते हैं बड़े होते हैं, तो यहाँ पर जो सही हुआ आपका 5 नंबर और आपका 2 नंबर, तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो सही है वो आपका 2 और 5 सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ये अंतर आपको देखने को मिलता है। अगला है फोटान की खोज किसने की थी, फोटान की खोज किसने किया था, 24 नंबर। और फोटान की खोज की थी आपके ऑप्शन राइट यहाँ पर बी हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और फोटान का द्रव्यमान शून्य होता है, ये प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि फोटान का जो द्रव्यमान होता है वो आपका शून्य होता है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न कह रहा है आपसे कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको करते हैं, तो ये करते हैं 25 को ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, फोर्ट्रॉन, ठीक है। एक लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज होती है, ठीक है, फोर्ट्रॉन, जो कि पहली उच्च भाषा है और इसका विकास IBM ने किया था, ठीक है, जिसका प्रयोग जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कि गणसूत्र मतलब कि कह सकते हैं कि गणितीय जो सूत्र होते हैं ना, उनको आसानी से सॉल्व करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मानव कंकाल के साथ कुत्ते को भी यहाँ पर पहले दफना देते थे और इसके जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके कहाँ से, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बुर्ज होम से, ठीक है। कहाँ से मिले हैं, तो आपके बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और ये जो आपका जगह पड़ता है ये जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित आपका है, जो कि नवपाषाणिक आस्था से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो आपके कहाँ से, तो ये प्राप्त हुए हैं आपके 27 को ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मेहरगढ़ से, ठीक है। कहाँ से, आपके मेहरगढ़ से आपके प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न का आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है। राख का टीला, तो राख का टीला यहाँ पर कह सकते हैं कि संगनकल्लू नामक एक स्थान पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन आपका यहाँ पर भी हो जाएगा, संगनकल्लू नामक स्थान जो आपका है ये नौपाषाणिक स्थल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ये जो कर्नाटक का है ना, कर्नाटक से लगभग 8 किलोमीटर दूर जो आपका बिल्लौरी के पास आपका ये स्थल देखने को मिलता है, ठीक है। वहीं पर कोल्डिहावा से क्वेश्चन क्या बनता है, कोल्डिहावा यह बेलन नदी पर इलाहाबाद के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर चावल उगाने के प्राचीनतम साक्ष्य आपके कोल्डिहावा से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए, और ब्रह्मगिरी से भी क्वेश्चन बन सकता है। ब्रह्मगिरी यह मैसूर राज्य के एक जनपद पड़ता है आपका, चितलदुर्ग जनपद, ठीक है। और यहाँ से भी आप कह सकते हैं साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। दक्षिण सीमा में जो निर्धारित समय दक्षिण सीमा थी वो आपकी यहीं थी। अगला है कि आगरा नगर की स्थापना की थी। आगरा नगर की जो स्थापना की थी वो किसने किया था, तो आगरा नगर की स्थापना आपको किसने किया था, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने किया था, ठीक है। 1504 ईस्वी में की थी और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है। और अच्छा, जो लोदी थे सिकंदर लोदी, इसने एक पैमाना बनाया था मापने के लिए, उस पैमाने का नाम बताना है। तो वो पैमाना था कब आपसा, तो गज ए सिकंदरी नामक पैमाना बनाया था। और ये जो आपका था सिकंदर लोदी, ये गुलरुखी के नाम से, ठीक है, गुलरुखी उपनाम से कह सकते हैं फारसी में कविताओं में रचना भी करता था। इतने क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगला है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, 30 का जवाब। और 30 का ऑप्शन राइट आपका जवाब यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा, आपके दारा सिको ने, ठीक है। शाहजहां ने दारा सिको को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से घोषित किया था, ठीक है। और जो दारा सिको था, दारा सिको ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था
और जो फारसी में अनुवाद किया था उसे बोला जाता है सिर्रे अकबर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिर्रे अकबर। और यहाँ पर एक लेन पूल नामक एक कह सकते हैं एक कवि जैसे हैं लेन पूल, ठीक है, इतिहासकार हैं लेन पूल। तो लेन पूल ने इसे लघु अकबर भी कहा है। ठीक है, लघु अकबर यहाँ पर किसे कहते हैं, तो दारा सिंह को किसने कहा था, तो लेन पूल ने कहा था। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में, तो यहाँ पर कह सकते हैं खलीफा का सहायक जो कहा है, ये कहा है आपके कैकवाद ने। किसने कहा, आपके कैकवाद ने कहा है। ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 31 का ऑप्शन, माफ करिएगा 31 का ऑप्शन आपका जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा, बलबन ने कहा है। ठीक है, बलबन ने कहा था। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, बलबन ने कहा था। इसने खलीफा का सहायक कहा है। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम पूछा जाता है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या है, तो बलबन का वास्तविक नाम है बहाउद्दीन। ठीक है, बहाउद्दीन है और ये गुलाम वंश का नवा सुल्तान बना था। ठीक है, नवा सुल्तान था। और अगले प्रश्न, अच्छा ये जो कैकवाद था ना, कैकवाद, ये कैकवाद बलबन का एक पौत्र था। ठीक है, पौत्र था। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे किसके सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसके सतत प्रयासों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही आईएमपी है आपका है। तो 32 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, डी.के. कर्वे। ठीक है, डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से ही बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, क्या बनता है कि 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना किया था। ठीक है, पूना में विधवा गृह की भी स्थापना इन्होंने ही किया था। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि लोक सेवकों की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न से किसके द्वारा की गई। देखो यहाँ पर भारत में और इंग्लैंड में एक साथ यहाँ पर एग्जाम जो कराने की संस्था थी, ये जो आपका कहा था वो आपकी किसने, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट द्वारा। एक रिपोर्ट आपकी आई थी। ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पर कहा गया था। और ये जो संस्था के आधार पर 1922 में, ठीक है 1922 में लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजित की जाने लगी थी। ठीक है, और ये जो कह सकते हैं ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी इनके अनुशंसा पर, वो आगे काफ़ी आगे की गई थी। ठीक है, चलो आगे प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे कि वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था। वी.डी. सावरकर द्वारा गुप्त संगठन का नाम क्या था। और ये प्रश्न आपको मॉर्निंग जीके में भी आपको देखने को मिलता है, जो कि आपकी मॉर्निंग जीके होती है वहाँ पर कराया जाता है। तो शायद यहाँ पर आज ही यहाँ पर आपको ये प्रश्न मिला था, तो आप लोग सुबह मॉर्निंग जीके भी टेस्ट आप लगाया करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 34 का ऑप्शन आपका जवाब होगा डी नंबर, आपके अभिनव भारत। ठीक है, वी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किया था। ठीक है, और 1899 ईस्वी में मित्र मेला को ही 1904 में जैसे कि परिवर्तित किया था। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की जो घोषणा किया था सुभाष चंद्र बोस ने, वो कब किया था। तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका फर्स्ट हो जाएगा 31 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 1953 को यहाँ पर कह सकते हैं किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष था। पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पांडुलेखन समिति कहा जाता है आपकी कौन सी, जो आपके वी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, ये आपके थे वी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, कौन थे आपके, वी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, प्रारूप, ठीक है प्रारूप समिति बोले गए थे, तो वही आपका हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद करता है। 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद करता है। तो ये अनुच्छेद है आपका ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 243 का
आपका घ, ठीक है, 243 का घ, इसके तहत आपका कह सकते हैं महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व को कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। वित्त विधेयक, और जो वित्त विधेयक है इसका जो उल्लेख किया गया है वो आपके अनुच्छेद 117, ठीक है, अनुच्छेद 117 के अंतर्गत यहाँ पर वित्त विधेयक के बारे में उल्लेख किया गया है। वहीं पर अगर बात करें अनुच्छेद जो यहाँ पर 119 है, ठीक है, अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे, अच्छा ये अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अनुच्छेद 123 माफ करिए 123। तो अनुच्छेद 123 में क्या होता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश मतलब होता है जब संसद में कार्यवाही नहीं चलती है, ठीक है, तब उनको अगर अकस्मात बुलाना पड़े तब ये कह सकते हैं अध्यादेश जारी किया जाता है, और 6 सप्ताह के अंतर्गत या अंदर आपकी वो जो समिति हो बैठना अनिवार्य हो जाती है। तो अध्यादेश जो संबंधित है वो आपको अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है। भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख है वो आपका कौन सा है। तो यहाँ पर आपका जो प्रमुख की बात किया है तो जवाब आपका हो जाएगा आपका ए, भारत का राष्ट्रपति, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र का प्रमुख होता है, और भारत में संसदीय शासन प्रणाली को भी अपनाया गया है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, जवाब दीजिए। और प्रथम लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो आपके कौन है, ऑप्शन डी हो जाएगा जीवी मौलंकर, ठीक है, जीवी मौलंकर हैं। और एक क्वेश्चन आपका ये होता है कि प्रथम लोकसभा का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था। प्रथम लोकसभा का जो गठन तो ये हुआ था आपका 6 मई 1952 को, ठीक है, 6 मई 1952 को हुआ था प्रथम लोकसभा का गठन, ठीक है, समझ में आया। अच्छा, वर्तमान में बात करें कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं आपके कौन हैं, तो आपके ओम बिरला हैं, ठीक है, कौन आपके हैं, ओम बिरला हैं, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा याद रहेगा तो ठीक है। तो एक पॉइंट यहाँ सर और सुन लीजिए कि जो पहले अध्यक्ष तो पूछ लिया है, प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मौलंकर, तो यहाँ पर एक प्रश्न और बन सकता है कि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। प्रथम उपाध्यक्ष थे आपके श्री अनंत शयनम, ठीक है, श्री अनंत शयनम ये आपके प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा यहाँ पर हम डिस्क्राइब ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेपर थोड़ा सा आपका लेवल का रहेगा, तो प्रश्न आपको सरल जरूर लग रहे हैं लेकिन जो हम आपको बता रहे हैं वो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ठीक है। चलिए अगला है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु बताइए। राज्यसभा के लिए, तो राज्यसभा के लिए क्या होती है साथियों, तो 30 वर्ष होती है। याद रखिए कितनी होती है, 30 वर्ष होती है राज्यसभा के लिए, और लोकसभा के लिए होती है 25 वर्ष, ठीक है। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो आपके होते हैं राज्यपाल, इन तीनों की जो न्यूनतम आयु होती है वो आपकी 35 वर्ष होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। लॉरेंज वक्र जो होता है वो आय वितरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, आय वितरण को, मतलब एक आपका ऐसे वक्र होता है और इस प्रकार से दर्शाया जाता है, इसे लॉरेंज वक्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस याद रखना है, डायरेक्ट इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, तो आपका जवाब यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। लॉरेंज वक्र को 1905 में मैक्स ओ लॉरेंज ने विकसित किया था, ठीक है, इस कारण इसका नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर निजी स्वामित्व होता है। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों में निजी स्वामित्व होता है। और याद है कि निजी स्वामित्व जो होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों पर, साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जवाब आपका कौन हो जाएगा, आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है कि महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। महालनोबिस मॉडल जो आपका है, याद रखिएगा, पीसी महालनोबिस इनका नाम दिया जाता है, और ये आपकी थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो आपकी बनाई गई थी वो आपकी पीसी महालनोबिस मॉडल पर बनाई गई थी, जो कि 1956 से 1961 तक आपकी चली थी योजना, ठीक है। अच्छा, इसका लक्ष्य पूछ लेता है द्वितीय का, तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें क्या था
कि तीव्र औद्योगिकरण मतलब कि उद्योगों का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना आती है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा है आपसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कह रहा है आपसे जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र और आपके दिए हैं राज्य। ठीक है, कौन आपका जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, इनका मिलान आपको करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सिमलीपाल जो आपके हैं कहाँ पर है, तो आपकी उड़ीसा में है, याद रखिएगा साथियों। ऑप्शन इसका कुछ कौन मिलेगा, उड़ीसा हो जाएगा। दिहांग और दिबांग आपने नदियाँ सुना था, जो ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना, अरुणाचल प्रदेश में करती है तो दिहांग बोलते हैं, तो इसका मतलब ये कहाँ पर होगा, अरुणाचल प्रदेश में होगा, तो इसका आपका हो जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, नोक रोक जैवमंडल आधारित जो क्षेत्र है ये आपके मेघालय में है। कहाँ पर है, मेघालय में है। और कोल्ड डेजर्ट ये आरक्षित जो क्षेत्र है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये इसका मिलान होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ें। हो गया, चलिए यहाँ पर जो जवाब था आपका डी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि भितरकनिका गरान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भितरकनिका और भितरकनिका गरान के संबंध में जो कथन है वो आपका 46 में जवाब आपका हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि यह वंशधारा और सुवर्ण रेखा नदियों के डेल्टा में स्थित है। तो भितरकनिका गरान ये आपका पॉइंट गलत हो जाएगा। भितरकनिका गरान ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी और महानदी डेल्टा के क्षेत्र में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं, देखो सुवर्ण रेखा नदियों पर नहीं है। कौन सी नदी पर है, तो आपकी ब्राह्मणी नदी, वैतरणी नदी और महानदी के डेल्टा में होता है, तो ये पॉइंट तो आपका गलत हो गया। दूसरा, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। कह रहा है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो भैया ये पश्चिम बंगाल में नहीं स्थित है। भितरकनिका ये आपकी यहाँ पर नहीं है, आपके उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, उड़ीसा में है, तो ये भी पॉइंट गलत हो गया। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा आपका डी नंबर, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। समझ में आ रहा है ना, आराम से बिल्कुल पढ़ रहे होगे, आनंद आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। कह रहा है आपसे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष महिला अनुपात कितना था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार याद रखिए 1000 यहाँ पर पुरुषों में 943 महिलाएं थी। ठीक है, 1000 पुरुषों में 943। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा, आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व के वन आरक्षण का सर्वोच्च प्रतिशत संबंधित है। विश्व के वन आरक्षण का सर्वोच्च प्रतिशत जो संबंधित है ये आपकी किससे है, तो ये संबंधित है आपके ऑप्शन फर्स्ट शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से संबंधित है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन से आपके संबंधित हैं और ये आपके शीत कटिबंधीय रेखा पर आपके पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश, अफ्रीका में, और अफ्रीका में जो तांबा उत्पादक आपका है वो आपका है जाम्बिया। ठीक है, जाम्बिया ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, एक स्थलरुद्ध देश है। ये पॉइंट आपने कभी पढ़ा है, स्थलरुद्ध देश। स्थलरुद्ध मतलब होता है कि कोई देश आपका है, ठीक है, वो पानी से नहीं लगता है। ठीक है, पानी से नहीं लगता है। ठीक है, तो उसे स्थलरुद्ध देश कहते हैं। और एक और होता है कि चारों तरफ से देश से घिरा होता है, बीच में स्थित होता है। ठीक है, यहाँ पर स्थलरुद्ध देश है जो आपके पानी से, अर्थात पानी से आपके किनारे बॉर्डर से आपके नहीं मिलते हैं। ठीक है, तट से। अगला निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर देखो सही पूछा गया क्या, नहीं शब्द है ना 50 नंबर में। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है कौन सा, बोलीविया में आपका टिन पाया जाता है, ये पॉइंट सही है। ब्राज़ील में लौह अयस्क पाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, मैक्सिको में चांदी पाई जाती, ये भी सही है। ठीक है, पेरू में सोरा नहीं पाया जाता साथी, यहाँ पर पाया जाता है क्या, यहाँ पर पाया जाता है चांदी। पेरू में क्या पाया जाता है, चांदी। इस कारण से ये आपका गलत है। समझ में आया। चलो अगला है, निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा साथी, यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट सी नंबर, रूस। ठीक है, रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक है और यह विश्व में देखा जाए तो 26% भाग स्वयं उत्पादित कर लेता है। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कह रहा आपसे स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है।
सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म। तो ये जो आपका है ये है आपका डी नंबर, ये आपका है पोर्ट सईद तथा सुएज। ठीक है, पोर्ट सईद और सुएज पत्त स्थित हैं। पोर्ट सईद जो आपका है वो भूमध्य सागर के तट पर है। ठीक है, भूमध्य सागर के तट पर सुएज नहर के उत्तर में है और यहाँ पर इसकी स्थापना 1859 में हुई थी। ठीक है, और ये जो आपका है, ठीक है, वो आपको कह सकते हैं लाल सागर के तट पर आपका है, दक्षिणी किनारे में। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? कौन एक राष्ट्रीय राजधानी नहीं है? राष्ट्रीय राजधानी, तो राष्ट्रीय राजधानी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर न्यूयॉर्क। ठीक है, देखो यहाँ पर जर्मनी की राजधानी क्या है? जर्मनी की राजधानी है बोन। ठीक है, जर्मनी की राजधानी है बोन। ठीक है, बोन। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। चीन की राजधानी आपकी बीजिंग है। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है। और आपके अमेरिका जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी राजधानी वाशिंगटन है। ठीक है, वाशिंगटन है, ना कि न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क है क्या? तो न्यूयॉर्क जो आपका है ये एक औद्योगिक नगर है, वहाँ का एक नगर है। ठीक है, न्यूयॉर्क जो है इस संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर है, ना कि अमेरिका की राजधानी। अमेरिका की राजधानी आपकी कौन है? तो आपकी कौन सी हो जाएगी? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न यहाँ पर है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करिए। यहाँ पर आपको कुछ दिए हैं वन, है ना, और ये वन जो आपके हैं कौन से वन कहाँ पर पाए जाते हैं इनको आपको देखना है। यहाँ पर दिया है मानसूनी वन। मानसूनी वन जो होते हैं, तो मानसूनी वन में जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो सागौन तथा साखू। मानसूनी वन में कौन से पौधे? तो सागौन और साखू पाए जाते हैं। ठीक है, और विषुवत रेखी वन में जो आपके होते हैं उन्हें महोगनी और रोजवुड पाए जाते हैं। महोगनी और रोजवुड पाए जाते हैं। भूमध्य सागरी वन में आलू बुखारा जिसे प्लम बोलते हैं और जैतून पाया जाता है। ठीक है, तो इसका आपका फर्स्ट हो जाएगा। कोणधारी वन, तो कोणधारी वन जो आपके हैं तो कोणधारी वन में पाए जाते हैं चीड़ और फर होता है, ये हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा हुआ? आपका फर्स्ट नंबर आपका सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है? उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला जो वृक्ष है, ठीक है, जिसे फूडर ट्री के नाम से जानते हैं, ये आपका कौन सा है? तो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा बांज। ठीक है, क्या है आपका? बांज वृक्ष, बांज। ठीक है, ये चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है और बांज की 5 प्रजातियां होती हैं, सफ़ेद, हरा, भूरा, फ्लांट और यांच। ठीक है, और ये उत्तरांचल की पर्यावरण सुरक्षा के लिए बहुत उपयोगी आपके वृक्ष होते हैं। अगला है बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी, ये आपकी कह सकते हैं बेतवा नदी आपकी भारत में छोटी नदी के नाम से आपकी है। ठीक है, भारत की छोटी नदी आपकी है बेतवा नदी। ठीक है, और ये आपकी यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो 56 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? 56 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आपकी यमुना नदी में। ठीक है, यमुना नदी मिलती है। और बेतवा नदी निकलती कहाँ है? बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विंध्य पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में यमुना में मिल जाती है। अगला है कि भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलकर गंगा कहलाती हैं कहाँ पर? भागीरथी और अलकनंदा जब नदियाँ मिलती हैं तब गंगा कहते हैं। और ये जो स्थान है उस स्थान को हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। क्या बोलते हैं साथियों? उसे हम लोग देवप्रयाग बोलते हैं। ठीक है, और अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है, सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? तो 2004 में सुनामी जो आई थी उसमें से भारत के जो तट में प्रभावित आपके हुए थे, सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, तो वो आपके कौन थे? तो ये आपका तट था कोरोमंडल तट। अब ये कोरोमंडल तट की बात करें तो कोरोमंडल तट आपका कहाँ है? तो कोरोमंडल आपका कौन है? यहाँ पर जो तमिलनाडु है और यहाँ पर आंध्र प्रदेश, तो ये जो कॉर्नर वाला आपका है इसे कोरोमंडल बोलते हैं। ठीक है, इसे कोरोमंडल बोलते हैं। तो जवाब आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ देखा जाए तो भारत के अलावा इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मालदीव आदि प्रमुख देशों बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। कोरोमंडल कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का क्षेत्र आपका है।
ठीक है। और अगला प्रश्न पूछा है कि भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भार, परमाणु ऊर्जा, तो परमाणु अर्थात परमाणु जो आपकी जो कह सकते हैं कि परमाणु शक्ति है, थर्मल पावर प्लांट, तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी, तो यहाँ पर भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति दिया है, न्यूक्लियर पावर, ठीक है। यहाँ पर परमाणु शक्ति है, न्यूक्लियर पावर प्लांट ऐसे वाला है, थर्मल नहीं होगा आपका, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और न्यूक्लियर से आपको प्राप्त होती 1.9% होती है, ठीक है, 1.9% होती है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो आपकी तापीय है, ठीक है, तापीय मतलब विद्युत से तापीय, जो आपके जैसे NTPC है ना, NTPC टांडा जहाँ से बिजली बनती है, तो वो जो आपकी होती है कोयला से होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, थर्मल पावर प्लांट, तो उनसे सबसे ज़्यादा होती है, लगभग आपकी 63% आपकी होती है, ठीक है। पनबिजली से 12% होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उन 2 राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किसाऊ बांध परियोजना, किसाऊ बांध परियोजना जो आपके है यह टोंस नदी पर निर्मित है, ठीक है, टोंस नदी पर निर्मित है, और हिमाचल प्रदेश और आपके उत्तराखंड ये संयुक्त उपक्रम की तरह बनाई जानी है। मतलब जवाब आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन आपका यहाँ पर 3rd सही हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे गहन मिशन इंद्रधनुष निम्न से किससे संबंधित है। गहन मिशन इंद्रधनुष निम्न में से किससे संबंधित है, 61 नंबर। और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। नेक्स्ट पार्ट जिसका लेके आएंगे उस पार्ट में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। हमने आपको बताया कि प्रश्नों की संख्या देखो आपकी यहाँ पर 140 होती है जीके में, है ना, जिसमें से 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग और मैथ होते हैं, तो 120 प्रश्न होते हैं। तो लगभग हम लोग 2 पार्ट में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो आपकी ये भी सीरीज आपकी है, बहुत ही बेहतरीन है। हमने यहाँ पर डिस्क्राइब ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि बोरिंग हो जाएगा, लेकिन फिर भी ज़रूरत जो पड़ी है हमने आपको समझाने का प्रयास किया है। और जो बच्चा पहली बार देखा होगा, वीक भी होगा उसका जीके, उसको भी ये टेस्ट सीरीज आपकी पसंद आई होगी। और ऐसे ही अगर लगातार आप टेस्ट लगा लेंगे, उम्मीद है कि आपको जीके में बहुत अच्छी कमांड होगी, बहुत अच्छा स्कोर आपका एग्जाम में रहने वाला है, ठीक है। तो जिसको जिसको ये पसंद आया है वीडियो, वो लोग लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।